नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 नवंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले S-400 डील को लेकर के क्या अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका असर भारत और अमेरिका के साझेदारी को किस तरीके से कमजोर कर सकता है, उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है। हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है जहां पर सरकार के द्वारा जनजातीय समूहों के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, इसकी चर्चा की गई है। हम इसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जलवायु वार्ता में लिंग असंतुलन, इसको समझाने के लिए द हिंदू में कुछ डेटा दिया गया है। हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑडिट दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है, इस न्यूज को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके अलावा ऑडिट दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा वन्यार कोटा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई है, इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फॉर मोर देन ए वेवियर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों रूस के अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की जो सप्लाई है वह अपने तय समय से की जाएगी, यानी कि इसकी डिलीवरी जो है अब शुरू होने वाली है। और इसी को लेकर के यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं लगा सकता। आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2017 में अमेरिका के द्वारा काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट पारित किया था, जो रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और खुफिया अनुबंधों का लेन देन करने वाले देशों और अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक और यात्रा प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क्या S-400 के मामले में अमेरिका के द्वारा भारत पर भी कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और अगर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका जो असर है वो भारत और अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर कैसा पड़ सकता है। और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं कि बार बार भारत के द्वारा अमेरिका को यह समझाया गया है कि जिस तरीके की हालात उसकी सीमाओं पर हैं, आप सभी जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी जो सीमा है भारत की, वहाँ पर पाकिस्तान और चीन के द्वारा जो चुनौतियां इस समय खड़ी की गई हैं, उसको देखते हुए भारत के लिए जो यह डील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारी बातें जो है भारत के द्वारा अमेरिका को समझाई गई हैं। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि S-400 डील में यूएस की शक्ति से बचने के लिए भारत और रूस के द्वारा रुपए और रूबल में पैसे का हस्तांतरण किया गया है, ताकि यहाँ पर यूएस कोई भी कार्रवाई ना करे। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यह है कि क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति को किसी भी देश पर काटसा के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको माफ करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो छूट है वह अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए और भारत के रूसी हथियारों पर अपने भविष्य में निर्भरता को कम करने के मामले को देखते हुए अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि भारत के द्वारा जो रूसी हथियारों पर जो उसकी निर्भरता है उसको कम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के हित है खास करके इंडो पैसिफिक में, इसको देखते हुए अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने से बचा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। इंडो पैसिफिक में भारत का सहयोग अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है, और चीन से मुकाबला करने में भी भारत अमेरिका का भागीदार है। और उसको देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका भारत पर S-400 डील को लेकर के कोई प्रतिबंध लगाता है तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार आएगा और भारत रूस के तरफ जा सकता है।
और इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका भारत पर काटसा का प्रयोग नहीं करेगा। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि अगर अमेरिका के द्वारा भारत पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा और कहीं न कहीं भारत रूस की तरफ झुकेगा। और हाल के वर्षों में जिस तरीके से भारत और यूएस के बीच में संबंध अच्छे हुए हैं, इस पर इसका असर जरूर होगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसको लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एन आउटरीच टू ट्राइबल्स डेट चेक ऑल द बॉक्सेस, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा जनजातीय समूहों के लिए वह कौन कौन से काम किए जा रहे हैं जिससे उनको फायदा हो सकता है। तो इस एडिटोरियल में आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर उन सभी बातों की चर्चा की गई है जिससे जनजातीय समूहों को फायदा हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस पूरे एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पर जिन सरकारी योजनाओं की बात हुई है आपको उसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर शुरुआत में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जनजातीय गौरव दिवस भारत के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और कल्याण को सुरक्षित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का एक हिस्सा है। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा पिछले दिनों आदिवासियों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, यह उसी का हिस्सा माना जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से भारत की आज़ादी में आदिवासियों के द्वारा अपना योगदान दिया गया था, उसे सही पहचान दिलाने के लिए भी इस दिवस को मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 705 आदिवासी समुदाय हैं जो कि अनुसूचित जनजाति की सूचियों में आते हैं। और ये जो आदिवासी समुदाय हैं वो हमारी जनसंख्या का लगभग 10% हैं और उनकी जो विरासत है, संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उसे संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। और उसको देखते हुए जो जनजातीय गौरव दिवस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज़ादी में उनके योगदान को समझाने के लिए यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 का जिक्र किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का जोरदार विरोध किया गया था, उसको देखते हुए ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 लाया गया था, जिसका उद्देश्य था इन सभी विरोधों को कड़ाई से दबाना। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से भारत की आज़ादी में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसका जो दूसरा भाग है उसमें सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उसकी चर्चा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि आज़ादी के बाद से ही आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के प्रयास किए गए हैं। बड़ी जनजातीय आबादी वाली चुनावी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है ताकि उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो भी सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समुदाय आर्थिक प्रगति और बेहतर मानव विकास संकेतकों को देखें, यानी कि उनका जो आर्थिक प्रगति है वो भी यहाँ पर सरकार के लिए काफ़ी मायने रखता है। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 2021-22 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 7,524.87 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि 2013-14 में जो बजट आवंटित किया गया था उसका लगभग 2 गुना है। यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ज़्यादा रुपए का आवंटन किया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से लागू हो पाएं। यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 90 वर्षों के बाद 1927 के भारतीय वन अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया ताकि बांस को पेड़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि बांस
आदिवासियों के द्वारा कई मामलों में उपयोग किया जाता है और इसका जो फायदा है वह वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि बांस का उपयोग जो है इनके द्वारा किया जाता है बहुत सारे उत्पादों को बनाने में और इन उत्पादों को बेच करके इन्हें आर्थिक फायदा होता है। और इसको देखते हुए जो सरकार के द्वारा काम किया गया है उसका सीधा फायदा जो है वह वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आदिवासी विपणन विकास निगम यानी कि ट्राइबल मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य है ये जो उत्पाद बनाए जाते हैं आदिवासियों के द्वारा उसके लिए बाजार ढूंढना, और इसके कारण जो आदिवासी समुदाय है उसके आय में भी वृद्धि हो रही है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि आदिवासी समुदाय के बच्चों में जो ड्रॉप आउट है उसका जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस मुद्दे को यहाँ पर समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसे खत्म किया जा सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ये कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वह बच्चों को उनके मातृभाषा या बच्चे के स्थानीय भाषा में देना होगा। उससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चे का जो ड्रॉप आउट है वो भी कम हो सके और जो आदिवासी भाषाएं हैं उनकी भी रक्षा की जा सके और उन्हें भी वही दर्जा दिया जा सके जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं को दिया जाता है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा आदिवासी भाषा को बचाने के लिए भी काम किए जा रहे हैं और उनका जो ड्रॉप आउट दर है उसको नीचे लाने के लिए भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूलों का चर्चा किया गया है और कहा गया है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया गया है जिससे कि आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। तो सरकार के द्वारा पिछले दिनों जो भी कार्य किए गए हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए, इन सभी को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में 200 से अधिक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था, और इन सभी को उचित सम्मान दिलाने के लिए सरकार के द्वारा देश के 10 राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे देश में आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, गुजरात में, झारखंड में, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और तेलंगाना में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं जिससे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें उचित सम्मान मिल सके। तो भारत सरकार के द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए और जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया उसे सामने लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और उन सभी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो जो यहाँ पर पॉलिटिकल बातें हैं उसको आपको छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है आदिवासियों के आर्थिक उत्थान को लेकर के, उन सभी बातों को यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है जिसका शीर्षक है जेंडर इम्बैलेंस इन क्लाइमेट टॉक, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए चर्चाएं हो रही हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी कम है जिसे कि बढ़ाए जाने की जरूरत है। आप सभी जानते होंगे कि जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान होता है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी सफ़र करती हैं, उन्हें भी नुकसान होता है, और इसको देखते हुए जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह की चर्चाओं में वह ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेटा देकर के ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाओं की भागीदारी है जलवायु परिवर्तन पर हो रही चर्चाओं में वो काफ़ी कम है। यहाँ पर कोप 26 को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत के द्वारा कोप 26 में भेजा गया था उसमें अगर हम महिलाओं की संख्या को देखें तो वह प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों का मात्र 17% था। यानी कि जितने भी लोग भारत के द्वारा भेजे गए थे कोप 26 में चर्चा में भाग लेने के लिए उसमें जो है महिलाओं का जो प्रतिशत था वो सिर्फ 17% था। और अगर देखा जाए तो कोप 26 में 195 देशों ने भाग लिया, और अगर हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के बातें करें तो 169 देशों ने हमसे ज़्यादा महिलाओं को
अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो डेलीगेशन यानी कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत के द्वारा भेजा गया था कोप 26 में, उसमें मात्र 17% ही महिलाएं थीं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पहला कोप का समिट हुआ था वह 1995 में हुआ था और उस समय भारत के द्वारा जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था उसमें सारे पुरुष थे। वही हाल कोप 3, कोप 5, कोप 6 और कोप 7 के बैठकों में भी है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए गए थे वे सारे के सारे पुरुष थे। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दी गई है कि कोप 23 में और कोप 25 में जो प्रतिनिधिमंडल भारत के द्वारा भेजा गया था उसमें जो है महिलाओं की संख्या 33% थी, यानी कि किसी भी कोप की बैठक में भारत के द्वारा 1/3 से ज्यादा महिलाओं को नहीं भेजा गया है और ये कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर कुछ और डेटा है इसको समझाने के लिए जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 195 देशों में से सिर्फ 35 ऐसे देश थे जिनमें जो महिलाओं की संख्या थी उनके प्रतिनिधिमंडल में वह 50% से ज्यादा थी। तो सिर्फ 35 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने डेलीगेशन में 50% से ज्यादा महिलाओं को स्थान दिया और यहाँ पर यह बताया गया है कि आधे से ज्यादा देशों ने जो है अपने प्रतिनिधिमंडल में 33% से कम महिलाओं को जगह दिया है। तो यहाँ पर पूरे कोप 26 का डेटा दिया गया है भारत सहित और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में वो काफी कम है। यहाँ पर कुछ और डेटा हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि तुर्कमेनिस्तान, यमन, होलीसी और नॉर्थ कोरिया ऐसे देश थे जिन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल में किसी भी महिला को जगह नहीं दिया और दूसरी तरफ यहाँ पर बताया गया है कि मेक्सिको, समोआ और मोल्डोवा ने सबसे ज्यादा महिलाओं को अपने प्रतिनिधिमंडल में जगह दिया है और यहाँ पर जो प्रतिशत है वह 70% है। अगर हम भारत की तुलना चाइना से करें तो यहाँ पर कहा गया है कि चाइना के द्वारा अपने डेलीगेशन में 26 महिलाओं को जगह दिया गया जो कि पूरे डेलीगेशन की संख्या का 43% है। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया के द्वारा अपने डेलीगेशन में 32% महिलाओं को जगह दिया गया और वहीं साउथ अफ्रीका के द्वारा अपने डेलीगेशन में 24 महिलाओं को भेजा गया जो कि यहाँ पर 43% हैं। यानी कि अगर हम भारत का कंपैरिजन चाइना से करें, साउथ अफ्रीका से करें और रसिया से करें तो यहाँ पर इन तीनों देशों के द्वारा अपने डेलीगेशन में महिलाओं को ज्यादा स्थान दिया गया है। अगर हम भारत की तुलना उसके पड़ोसी देशों से करें तो यहाँ पर कहा गया है कि नेपाल के द्वारा अपने डेलीगेशन में 13 महिलाओं को भेजा गया जो कि 17% होता है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के द्वारा अपने डेलीगेशन में 39% महिलाओं को भेजा गया, श्रीलंका के द्वारा 17% महिलाओं को भेजा गया और पाकिस्तान के द्वारा अपने डेलीगेशन में 10% महिलाओं को जगह दी गई। और वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा अपने डेलीगेशन में 56 महिलाओं को भेजा गया जो कि 19% हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है और उसके जो देश हैं उनके द्वारा अपने डेलीगेशन में बहुत ही कम महिलाओं को जगह दी गई। बस भूटान ही एक ऐसा देश है जिसने अपने डेलीगेशन में लगभग 40% के बराबर महिलाओं को जगह दिया है और इसी को देखते यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि कोप 26 में जो रिचर नेशन है, जो विकसित देश हैं, उनके द्वारा अपने डेलीगेशन में ज्यादा महिलाओं को जगह दिया गया है जबकि जो पुअर नेशन है यानी कि जो गरीब देश हैं उनके द्वारा अपने डेलीगेशन में कम महिलाओं को जगह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो विकसित देश हैं वह हर मामले में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं जबकि जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं वह बहुत सारे मुद्दों में खास करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दों में महिलाओं की बातों को कम सुनते हैं, उन्हें कम जगह देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है। जिस तरीके से अन्य मामलों में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता है, उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन पर जो चर्चा होती है उसमें भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम होता है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता है और इसी को यहाँ पर डेटा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो भारत का डेटा है उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे
और जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं जरूर आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के मुद्दे जो है मेंस में काफ़ी उठाए जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, और उस समय अगर आपके पास इस तरह के डेटा हैं तो आप अपने उत्तर को सही तरीके से लिख सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है कैग सेंटर कॉन्फ्लिक्ट ए थिंग ऑफ द पास्ट। और ये किसने कहा है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है। और ये जो टॉपिक है वह जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया गया है, और इस दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि ऑडिट मूल्यवर्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों को भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों और डेटा को देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार भारत में ऑडिट दिवस मनाया गया है, और ये जो ऑडिट दिवस है वह कैग की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि कैग ने न केवल देश के खातों पर नजर रखी है बल्कि देश के उत्पादकता और दक्षता में मूल्यवर्धन भी किया है। और यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के निर्देश हैं कि कैग कोई भी फाइल अगर मांगता है तो यहाँ पर अधिकारियों को वो फाइल कैग को देना चाहिए ताकि समस्या का पता चल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये प्रधानमंत्री का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैग का काम है ऑडिट करना, और बहुत सारे महत्वपूर्ण मामलों में कैग का जो ऑडिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो दिक्कतें यहाँ पर कैग को आती हैं ऑडिट करने में, उसका निदान जो है प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट से हो सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि कैग के अधिकारियों के द्वारा जो भी दस्तावेज और डेटा मांगे जाते हैं सरकारी अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों को वो सारे डेटा उसे उपलब्ध करानी चाहिए। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है तमिलनाडु अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट टू रीस्टोर वेनियार कोटा। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है जिसमें उसके द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के 1 नवंबर के आदेश को चुनौती दिया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने सबसे पिछड़े वर्गों के लिए कुल 20% कोटा के भीतर वन्नियारों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 10.5% आंतरिक आरक्षण प्रदान किया था, जिसे कि मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का उल्लंघन बताते हुए 1 नवंबर को रद्द कर दिया गया। और इसी के खिलाफ यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 1983 में तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वन्नियारों के लिए आरक्षण दिया गया था, और यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वन्नियार राज्य में सबसे बड़े पिछड़े समुदायों में से एक हैं और अनुसूचित जाति के बाद सबसे बड़ा पिछड़ा समुदाय है। अगर हम तमिलनाडु में आरक्षण की बात करें तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जाता है, और यहाँ पर वन्नियारों के लिए 10.5% विशेष कोटा एमबीसी के लिए आवंटित 20% कोटे के भीतर लागू किया गया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति को 18% और अन्य पिछड़ी जातियों को 30% का कोटा यहाँ पर दिया जाता है, और इस 30% में 3.5% मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हैं। और यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से तमिलनाडु में जो आरक्षण प्रणाली जो है वो काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या अमेरिकी प्रतिबंधों की आशंकाओं के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के साथ भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्या यह भारत के लिए सही है? इस पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुल करके चर्चा की है। जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो यहाँ पर भूमिका में भारत और रूस के बीच जो यह डील हुआ है आप उसका उल्लेख करेंगे, और इसके मुख्य भाग में आप यह समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों यह डील भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप ये भी बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि अगर अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो उसका जो असर है वह जो है भारत और अमेरिका के संबंधों पर कैसा पड़ेगा,
और इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि क्यों यह डील भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को यह डील के साथ जाना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जनजातीय आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा करें और इस तरह के पहल की सफलता का मूल्यांकन करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिस तरीके से एडिटोरियल में हमने भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की थी, उसका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। आप भूमिका में सबसे पहले ये बताएंगे कि किस तरीके से भारत की जो जनजातीय आबादी है उसने भारत की आज़ादी में और भारत के विकास में योगदान दिया है। आप इन सब बातों का उल्लेख करेंगे और मुख्य भाग में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका उल्लेख करेंगे और साथ ही यह बताने का प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं का फायदा इन समुदायों को कैसे हुआ है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर इनको रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।